राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको मैं पुनः मेरे इस चैनल को सहयोग और समर्थन देने के लिए बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम बंगाल का विश्लेषण और आकलन करने का प्रयास करते हैं। मां काली की धरती माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, रामकृष्ण परमहंस जी की पुण्य स्थली, विवेकानंद जी के जो गुरु, इन सबको मैं प्रणाम करते हुए, और एक से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस प्रदेश में जन्मे, उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस क्रांतिकारी भूमि को सादर प्रणाम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी कैसे 18 से 12 सीटों पे आई और मेरा आकलन लगभग पूरी तरह से फेल हो गया। मैं अंदाज किया था कि, अंदाज नहीं, मेरा कैलकुलेशन और आकलन ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट 18 से निश्चित रूप से बढ़ेगी और वो 22, 23, 24, 25 तक भी जा सकती है। अच्छा, काफी बढ़ेगी। उसका कारण यह था कि ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती थी। लगातार भ्रष्टाचार के मामले, पार्थ चटर्जी से लेकर आपका गौ माता की तस्करी से लेकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, कोयला खनन का आरोप दुनिया भर का, और फिर शिक्षा कर्मियों में जिस प्रकार से शिक्षा की भर्ती घोटाला हुआ, उसमें किस प्रकार से हाई कोर्ट का फैसला आया। मेरे को लगता था कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, मेरे को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट बंगाल में निश्चित रूप से बढ़ेगी। मुख्य मुद्दा ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का था और शिक्षा घोटाला से लेकर अन्य प्रकार के घोटाले लगातार जो हो रहे थे, और कानून व्यवस्था सदा से ममता बनर्जी के राज्य में एक बहुत बड़ा इशू रहा। चुनाव के बाद देखिए, हजारों लोग घर छोड़ के भाग गए जिन्होंने ममता बनर्जी टीएमसी को लोकसभा में वोट नहीं दिया। फिर क्या हुआ, क्यों मेरा आकलन फेल हो गया और बड़े बड़े टीवी चैनलों के एग्जिट पोल फेल हो गए और ओपिनियन पोल फेल हो गए। आज इसका आकलन विश्लेषण संक्षेप में करने का प्रयास करते हैं। देखिए कौन कौन हारा। भारतीय जनता पार्टी में आपके दिलीप घोष जी हार गए। इतने बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करने वाले निश्चित प्रमाणिक जी हार गए। लॉकेट बनर्जी जी हार गई। बसीरहाट से रेखा पात्रा जी हार गई। आपका मालदा दक्षिण से निर्भया दीदी हार गई, क्या धाकड़। और आपका कृष्णा राय जी जो राजमाता हैं, वो हार गई आपका मोया मित्रा के खिलाफ। कुल मिलाकर इतने बड़े बड़े नाम, और तो छोड़िए आप, कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी जी हार गए आपका बहरामपुर सीट से, जो मुर्शिदाबाद के इलाके में आता है। एक बात आपको मैं बता देता हूं, फिर से मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, जहां 40% से ऊपर मुसलमान हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग असंभव हो जाता है, नहीं के बराबर। आप चाहे मालदा दक्षिण देख लीजिए, चाहे मुर्शिदाबाद का इलाका देख लीजिए, मतलब उत्तरी बंगाल का जो नीचे का इलाका है वो पूरा देख लीजिए, डायमंड हार्बर का इलाका देख लीजिए, हावड़ा का इलाका देख लीजिए, इवन कलकत्ता क्षेत्र का आप आंकड़ा देख लीजिए। कुल मिलाकर आप इस बात से समझेंगे कि जो अधीर रंजन चौधरी जी बहरामपुर से लगातार 5-6 बार से जीत रहे थे, मुसलमान वोट उनके साथ था, ताकत और साथ था, और इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे अधीर रंजन चौधरी जी हिंदुओं के खिलाफ बोलना या सनातन के खिलाफ बोलना। क्यों? क्योंकि उनको 50%, 45, 50, 55% मुसलमानों का वोट बहरामपुर पे चाहिए था, और इतना विकास किया अपने इलाके में। धाकड़ नेता, देखिए आप किसी की विचारधारा से सहमत हो या ना हो, लेकिन उस इलाके के में डेवलपमेंट करने वाले थे आपके अधीर रंजन चौधरी जी। क्या हुआ, मुसलमानों को वोट देने का पैटर्न आप इस बात से समझिए। गुजरात से एक मुस्लिम लड़का आता है, पठान, यूसुफ पठान, यूसुफी पठान है, इरफान पठान का भाई, हाँ,
यूसुफ पठान आता है, गुजरात से आता है, लोकसभा चुनाव लड़ता है, उसको कोई जानता नहीं बुझता नहीं, लेकिन हिंदुओं को गाली बकने वाला या क्रिटिसाइज करने वाले अधीर रंजन चौधरी जी, डेवलपमेंट करने वाले, एक बार में एक झटके में मुसलमान कैंडिडेट कोड देता है और अधीर रंजन चौधरी जी को हरा देता है। आप कांग्रेस का जब ये स्थिति है, कांग्रेस के हिंदूवादी नेता को वो हिंदू समझ लिए और मुसलमान को मुसलमान समझ के मुसलमान लोग और दे दिए, अभी गुजरात के लड़के को। इस बात से आप समझिए कि किस पैटर्न पे मुस्लिम समाज पूरे देश में वोट डालता है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 1952 में जनसंघ में 3 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और 3 सीट में 2 सीट बंगाल से जीती थी। एक आपकी कोलकाता की एक सीट थी जहां से स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चुनाव लड़े थे, और एक शायद मिदनापुर झारग्राम सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2 सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा था 1952 में कि वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर उनकी सरकार बहुत आसानी से बन जाएगी, लेकिन आज कहां खड़ी है आप जानते हैं। मुख्य बातें आपको मैं बता दूं क्या हुआ। एक, फिर से मैं बोलूंगा, भाजपा का पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी पे डिपेंड होना सबसे बड़ा कारण। आप मान के चलिए, आप लगभग 30-34 सीट शुभेंदु अधिकारी तय किए, जबकि आरएसएस बैकग्राउंड के फायर ब्रांड लीडर दिलीप घोष जी, इतने शानदार नेता, जमीन तैयार किए, लाठी खाए, मार खाए, डंडा खाए, पत्थर खाए, उनको एक प्रकार से मिदनापुर सीट से जो सांसद थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, जीत रहे थे, उनको जबरदस्ती वर्धमान सीट में भेज दिया गया और वो चुनाव हार गए। देखिए आप, किससे हारे? शत्रुघ्न से। देखो, लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनको लड़ाया गया और ये गलत फैसला था। इसके अलावा आपका जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को अपने साथ नहीं ले सके, खासकर आरएसएस बैकग्राउंड के नेता, और जब कम्युनिस्ट का शासन था तब जो लाठी डंडा खाने वाले लोग, उनको साथ में लेकर नहीं चल पाए। ये सबसे बड़ा कारण था। 34 सीटों में मात्र 34 सीट रिकमेंड किए थे, जहां तक मेरे को पता, सही गलत अलग बात है, मात्र 7 सीट जीती भारतीय जनता पार्टी। एक तो दिलीप घोष का नाराज होना, दिलीप घोष को महत्व ना देना, और आपके भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं के साथ सामंजस्य ना बनना, जिला अध्यक्षों की मनमानी होना, टिकट वितरण गलत बनना, जैसे मैं खुद बताया आपको, मैं और भी कई सारे कारण थे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज रहे, और परिणाम आपको देखने को मिला वेस्ट बंगाल में। अब क्या स्थिति है देखिए आप, एक सीट खाली हो गई है आपकी इसी मिदनापुर से जो जीते हैं टीएमसी के। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे दिलीप घोष को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहिए, तो स्थिति सुधर सकती है। इसके अलावा आप और क्या देखिए, आप शांतनु ठाकुर जी चुनाव जीत गए। अब शांतनु ठाकुर जो मतवा समाज 1947 में, बाद में बंगाल विभाजन के समय, ये हिंदू समाज है, ज्यादातर इसमें दलित आदिवासी, ये सब दलित आदिवासी वर्ग से लोग आते हैं। शांतनु ठाकुर जी को और आपका दिलीप घोष जी की कड़ी बनाकर सुकांत मजूमदार जी, ये भी मंत्री बने, 2 मंत्री बने। देखिए आप, शांतनु ठाकुर जी जो मतवा समाज के हैं, और आपके सुकांत मजूमदार जी, कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि सुकांत मजूमदार जी, शांतनु ठाकुर जी और दिलीप घोष जी को लेकर चलना चाहिए। सबसे बड़ा कारण आपको मैं बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी हालांकि जबरदस्त नेता है, 54 विधानसभा में उनका प्रभाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को दरकिनार किसी कीमत में नहीं करना चाहिए था। दिलीप घोष को जिस दिन मिदनापुर से वर्धमान में शिफ्ट किया गया, उसी दिन से कार्यकर्ताओं में हताशा दौड़ी। इसके अलावा क्या, भ्रष्टाचार, दूसरा पॉइंट, भ्रष्टाचार के इशू को भारतीय जनता पार्टी ठीक से नहीं उठा पाई। वही मोदी जी का चेहरे को आगे लाओ, मोदी जी के चेहरे, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। चेहरे के अलावा इतना भ्रष्टाचार, करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद होना टीएमसी के नेताओं के पास, गौ तस्करी में, कोयला खनन में और गुंडागर्दी में
इन सब कटमनी में इन सब मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में ज्यादा उठा नहीं पाई और मोदी मोदी करती रही। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था और संगठन का पूरी तरह से सामंजस्य न बन पाना, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी 18 से 12 सीट में आ गई। लगभग 2% के आसपास वोट भी कम हो गए, जबकि टीएमसी 22 सीट से 29 सीट पे आ गई और उसका जो वोटिंग परसेंटेज है जो 43% था वो लगभग 46% हो गया। लगभग 3.5% का गेन टीएमसी को मिला। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बहुत बड़ा ब्रेकिंग आपको मैं बता रहा हूं, इस लोकसभा में जो भवानीपुर विधानसभा आता है ममता बनर्जी जहां की एमएलए हैं और जहां से चीफ मिनिस्टर हैं, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वोट इतना बढ़ा, 54,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में पीछे थी, आज मात्र 8,000 से पीछे है। 8 वार्ड आते हैं, 5 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है जब मुख्यमंत्री के विधानसभा से मात्र 8,000 की लीड मिलती है टीएमसी के सांसद को लोकसभा चुनाव में। एक प्रकार से देखा जाए तो निश्चित रूप से सीट कम हुआ, वोट कम हुआ। ये सबसे बड़ा कारण आपको मैं बताया, दिलीप 2-3 खेमा बनना, आपका सुकांत मजूमदार का एक खेमा बनना, शुभेंदु अधिकारी जी का एक खेमा बनना, दिलीप घोष जी का एक खेमा बनना। जबकि दिलीप घोष जी को लेकर चलना था, दिलीप घोष जी के सुझाव को दरकिनार कर दिया गया और लगातार जो टीएमसी छोड़ के तुरंत आ रहे थे उनको जो टिकट बांटा गया, ये भी एक नुकसान का कारण बना। अहलुवालिया जी को जो टिकट दिया गया, इनको उत्तरी बंगाल से आप लड़ाते थे, जलपाईगुड़ी, अलीराजपुर, रायगंज, हालांकि भाजपा तीनों सीट जीती, इनको राज्यसभा में भेज देना था अहलुवालिया जी का। यह भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी गलत टिकट वितरण, गलत टिकट बांटी, ऐसे कई गलत टिकट बांटने के बाद भारतीय जनता पार्टी हालांकि 5-6 सीटों में बहुत कम वोट से हारे, वो अलग विषय है। लेकिन यही 3-4 कारण, भ्रष्टाचार को ठीक से उठा ना पाना, बसीरहाट सीट जिसमें आपका रेखा पात्रा जी जली थी, संदेश खाली वाला, वो भी सीट आपका मोबिलाइजेशन से, आपके तुष्टीकरण से मुसलमान एक तरफा हो गए। लगभग 50-52% मुसलमान इस लोकसभा में है। रेखा पात्रा जी बुरी तरह हारती हैं, आपको मैं बता चुका हूं। कुल मिलाकर दिलीप घोष का अलग खेमा बनना, दिलीप घोष को लेकर न चलना, सुकांत मजूमदार का अलग खेमा बनना, जिला अध्यक्षों के आपस में तालमेल ना होना, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की राजनीति को ठीक से ना उठा पाना और बड़े वरिष्ठ भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं का घर बैठ जाना, ये सब कारण रहा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बुरे प्रदर्शन का। लेकिन एक चीज है कि कलकत्ता रीजन में भारतीय जनता पार्टी के वोट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे मैं भवानीपुर के बारे में बताया, अब मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिलीप घोष को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, विधानसभा का टिकट देना चाहिए और आपस में सबको मिलकर चलना चाहिए, चलाना चाहिए। एक व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी पर पूरा भरोसा जो अमित शाह जी किए या नड्डा जी किए, पार्टी करी, वो फैसला गलत साबित हुआ। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। लेकिन एक बात बता दूं मैं, आज नहीं तो कल देख लेना आप, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। ये मेरा आकलन विश्लेषण बोलता है, आप इसको सेव करके रख लेना, इंतजार करिए अगले विधानसभा का और अगले चुनाव का। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार वेस्ट बंगाल में हैं, अगर ये मेरा आकलन विश्लेषण आपको अच्छा लगता हो तो उनको शेयर फॉरवर्ड करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां काली, जय हिंदुस्तान।